प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका पुनः स्वागत है। राजनीति विज्ञान बीए प्रथम वर्ष और लोकतंत्र पर हम चर्चा कर रहे थे। आज लोकतांत्रिक शासन के प्रकारों की हम बात करेंगे। अब तक हमने लोकतंत्र के अर्थ, परिभाषा, इसके सिद्धांत और दृष्टिकोण पर चर्चा किया। आज इसके प्रकारों की हम बात करेंगे। लोकतांत्रिक शासन मुख्य रूप से कौन कौन से प्रकार हैं, जो डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है उसके क्या क्या प्रकार है, किस किस रूप से बनाई जाती है, कैसे कैसे इसका संचालन, या इसके मूल भावना, प्रकार के अनुसार मूल भावना क्या है। तो सबसे पहला और मुख्य प्रकार लोकतांत्रिक शासन में प्रत्यक्ष लोकतंत्र या डायरेक्ट डेमोक्रेसी का है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र उदारवादी संपूर्ण लोकतंत्र और इससे संबंधित शासन प्रणालियों को जो दो मुख्य भागों में बांटा गया, और पहला भाग प्रत्यक्ष लोकतंत्र का है और दूसरा जो है अप्रत्यक्ष या इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र भी इसको कहते हैं। प्रतिनिधि लोकतंत्र, प्रतिनिधि जो लोकतंत्र है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है या रिप्रेजेंटेटिव जो डेमोक्रेसी है, वो भी इसका मुख्य प्रकार है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है, हालांकि संक्षेप में इसका चर्चा हम कर चुके थे, आज इसको यहाँ पर विस्तार से समझेंगे। प्रत्यक्ष लोकतंत्र शासन का वह प्रकार है जिसमें शासन का संपूर्ण अधिकार, शासन में संपूर्ण जो इन्वॉल्वमेंट है वो जनता का सीधा इन्वॉल्वमेंट होता है और शासन की संपूर्ण शक्तियाँ जनता के सीधे हाथ में होती है, या यूँ कहें कि गवर्नमेंट के संपूर्ण अधिकारों का एक्सरसाइज जनता स्वयं करती है। वह शासन के लिए, शासन संचालन के लिए अपनी किसी दूसरी व्यवस्था के रूप में किसी प्रतिनिधि संगठन का या प्रतिनिधि निकाय का निर्माण नहीं करती है, बल्कि स्वयं शासन के समस्त कार्यों को स्वयमेव करती हैं। जैसे कि जो जनसभाएं बनाई जाती है, उन जनसभाओं के माध्यम से शासन जनता स्वयं करती है, शासन की नीति का निर्धारण करती है, शासन के अधिकारियों की नियुक्ति करती है। अगर कोई ठीक कार्य नहीं कर रहा है तो उसको रिकॉल करने का काम भी जनता करती है। न्यायाधीशों के संबंध में भी जनता खुद जो है निर्णय करती है। वह शासन चलाने के लिए किसी अन्य संस्थान या किसी अन्य प्रतिनिधि संस्थान का निर्माण जो है जनता के द्वारा नहीं किया जाता है, और इस रूप में शासन सत्ता सीधे जनता के हाथ में होती है। इसमें जनता प्रत्यक्ष रूप से राज्य की प्रभुत्व शक्ति का पूर्ण नियंत्रण करती है। एक शब्द में अगर हम कहें तो जनता के हाथ में राज्य की प्रभुत्व शक्ति का पूर्ण नियंत्रण, जनता के हाथ में राज्य की प्रभुत्व शक्ति का पूर्ण नियंत्रण। अब ये नियंत्रण वास्तविक नियंत्रण होता है। पूर्ण नियंत्रण, वास्तविक नियंत्रण के रूप में ये शासन सत्ता जो है जनता प्रयोग में लाती है। ऐसा नहीं है कि किसी दूसरे संगठन के रूप में या दूसरा संगठन बना के जनता ऐसा करती हो। जो पूर्ण नियंत्रण, जनता कानून स्वयं बनाती है, नीति संबंधी फैसले लेती है, प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति करती है और उन्हें रिकॉल भी कर सकती हैं। यहाँ पर हर्नशा महोदय का एक महत्वपूर्ण कथन है जो इसके अर्थ को समझने में मदद करता है। हर्नशा कहते हैं कि वास्तविक अर्थ में लोकतांत्रिक शासन एक ऐसा शासन है जिसमें संपूर्ण जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से या बिना प्रतिनिधियों के, बिना कार्यवाहकों के प्रभुसत्ता का प्रयोग करती हैं। हर्नशा का ये मत प्रत्यक्ष लोकतंत्र पर पूर्ण रूप से लागू होता है। यहाँ पर हमें ये समझ लेना होगा कि हम लोकतंत्र की जो मूलभूत अवधारणा है उसके अनुसार वास्तविक लोकतांत्रिक जो शासन है वह विश्व में बहुत कम मात्रा में दिखाई देता है, या यूँ कहें कि उसका एक कन्वर्टिव जो रूप है, कन्वर्जन का जो रूप है वही जो है वास्तव में दिखाई देता है। तो जिसे हम लोकतंत्र कहते हैं या राजनीतिक रूप से लोकतंत्र की जो मूल अवधारणा है वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी में ही दिखाई देती है। प्रभुत्व शक्ति का पूर्ण और वास्तविक नियंत्रण जनता के हाथ में हो, नियंत्रण जनता करती हो, और इस रूप में हर्नशा जो बात कह रहे हैं वो वास्तव में प्रत्यक्ष लोकतंत्र पर पूरी तरीके से लागू होती हैं। उल्लेखनीय है कि
इस प्रकार की जो शासन व्यवस्था है, जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी की जो व्यवस्था है, जैसा कि हम कह रहे थे कि ये मौलिक लोकतंत्र की अवधारणा है, वास्तव में मूल अवधारणा है लोकतंत्र की, लेकिन ये दुनिया के बहुत कम हिस्सों में देखने को मिलती है। वास्तविक में ये बहुत सीमित प्रणाली है। ये पुराने जो नगर राज्य हुआ करते थे प्राचीन यूनान में, नगर राज्यों में सिटी स्टेट जिसे कहा गया, और वर्तमान में स्विट्जरलैंड में 5 कैंटन में पाई जाती है। स्विट्जरलैंड में 5 कैंटन, वहाँ कैंटन प्रांतों को कहते हैं, ठीक इसी प्रकार जैसे हमारे यहाँ पर राज्यों को कहा जाता है, वहाँ कैंटन कहते हैं। तो ये प्राचीन समय में सिटी स्टेट में हुआ करती थी यूनान में, और वर्तमान विश्व में अगर हम बात करें तो ये स्विट्जरलैंड के 5 कैंटनों में पाई जाती हैं। बहुत ही सीमित रूप से पाई जाने वाली या सीमित रूप से होने वाला शासन यहाँ पर है। ये इसका उदाहरण हम कह सकते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र का। तो विस्तार का, अगर हम विस्तार की बात करें तो बहुत ही सीमित जगहों पर पाया जाता है। वस्तुतः प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक शासन की व्यवस्था केवल छोटे और कम जनसंख्या वाले राज्यों में ही संभव है, किंतु वर्तमान में 14वीं शताब्दी के बाद राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना होने लगी और 16वीं शताब्दी के बाद से वास्तविक रूप से राष्ट्रीय राज्य अस्तित्व में आने लगे। इनके क्षेत्रफल और जनसंख्या बड़ी बड़ी होने लगी। इस कारण से इस शासन प्रणाली लोकतंत्र के इस रूप को अपनाया जाना व्यवहारिक नहीं समझा गया वर्तमान विश्व में, और यही कारण रहा या इसके पीछे सबसे बड़ी इसका जो अवगुण माना गया वो यही था कि ये बहुत कम जनसंख्या वाले राज्यों में ही संभव हो सकता था। जैसे सिटी स्टेट की बात की गई या नगर राज्यों की बात की गई प्राचीन यूनान और रोम में, तो वहाँ पर संख्या होती थी 3000, 3050, 3300, 3500, इस प्रकार मात्र इतनी सी जनसंख्या के नगर राज्य हुआ करते थे, और उन्हीं में उन सिटी स्टेट में ही प्रत्यक्ष लोकतंत्र प्रचलित था। अगर आज इनकी बात करें और भारत के संदर्भ में अगर बात की जाए तो ये बहुत ही न्यून जनसंख्या है, और इतनी इससे अधिक जनसंख्या तो हमारे ग्रामीण स्तर पर जो शासन की प्रथम इकाई यानी ग्राम पंचायत है उसमें भी इससे ज़्यादा जनसंख्या दिखाई देती है। यूँ कहें कि कई ग्राम पंचायतों में तो इससे ज़्यादा वोटर्स होते हैं और पूरी जनसंख्या तो कई हजारों में होती है। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र को लागू करने में जो सबसे बड़ी बाधा थी वो बड़े राज्यों की स्थापना होना, राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना होना माना गया। दूसरा जो प्रकार इसका है वो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का है या प्रतिनिधि लोकतंत्र का है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, या इसको हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी कह सकते हैं। प्रतिनिधि लोकतंत्र अप्रत्यक्ष शासन संचालन के लिए, जैसा कि नाम से भी हम समझ रहे हैं, शासन संचालन के लिए जनता अपने प्रतिनिधियों का निकाय चुनती है, प्रतिनिधियों का संगठन बनाती हैं। उसे कई नामों से अलग अलग राज्यों में भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है, और वह चुना हुआ प्रतिनिधि निकाय जो है जनता की तरफ से शासन का वास्तविक संचालन करता होता है। जनता एक बार मत के द्वारा उसे चुन लेती है और अब जनता का काम समाप्त हो जाता है, और शासन चलाने के लिए वह मध्यवर्ती संगठन जो जनता ने अपने बहुमत से बनाया है अब शासन संचालन का वास्तविक केंद्र बन जाता है, शासन संचालन की वास्तविक इकाई बन जाता है। इसी के द्वारा विधायकों का संगठन संसदीय प्रणाली में, और इसी के द्वारा जो है सरकारों का गठन संसदीय प्रणाली में होता है। और आधुनिक काल के प्राय सभी लोकतांत्रिक राज्यों में अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र ही पाया जाता है। इसके अंतर्गत जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से शासन की शक्ति का प्रयोग नहीं करती हैं, अपितु अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से प्रभुत्व शक्ति का प्रयोग करती हैं। यहाँ पर जे.एस. मिल का कथन बहुत महत्वपूर्ण सारगर्भित कथन है। जे.एस. मिल के अनुसार अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें संपूर्ण जनता या जनता की बहुसंख्या शासन की शक्ति का प्रयोग अपने उन प्रतिनिधियों के माध्यम से करती हैं जिन्हें वह समय समय पर चुनती हैं। अर्थात अन्य विद्वानों ने मिल की परिभाषा से मिलती जुलती परिभाषाएं दी हैं।
शासन शक्ति, शासन संचालन का अधिकार जो है जनता के पास में है, लेकिन वह अप्रत्यक्ष रूप से इसको प्रयोग में ला रही है, और शासन संचालन वास्तविक रूप से जो है जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा किया जा रहा है। तो इस रूप में शासन का संचालन प्रतिनिधि संस्थाएं करती है और वह प्रतिनिधि लोकतंत्र कहलाता है। वह शासन व्यवस्था जिसमें राष्ट्र का अधिकांश भाग शासक होता है, ऐसा कहा गया प्रोफेसर डायसी के द्वारा। और यहाँ पर लिंकन की जो परिभाषा है उससे सभी परिचित हैं कि जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा जो शासन है वह लोकतंत्र है। इसमें जनता ही शासन का संगठन करती है, जनता शासन को चुनती है, उस पर नियंत्रण रखती है, उसे पदमुक्त करती है, शासन जनता के द्वारा ही। अब पदमुक्त करने का वैसा अधिकार यहाँ पर जनता प्रयोग में नहीं लाती है जैसा कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी में। यहाँ निश्चित अंतराल बाद जब चुनाव होंगे तो अपने चुनाव के द्वारा, मत के द्वारा ही जनता पूर्व शासक दल को बदल सकती है, बदलने में समर्थ होती है, और ऐसा नहीं है कि बीच में वापस बुला सकती है। लेकिन प्रत्यक्ष लोकतंत्र में वह बीच में भी वापस बुला सकती है, उसका कार्यकाल पूरा होने से पूर्व भी किसी अधिकारी को हटा सकती है। प्रतिनिधि या अप्रत्यक्ष लोकतंत्र ही वर्तमान में लोकतंत्र का व्यवहारिक स्वरूप माना गया है, और इसी के अनुसार अधिकांश दुनिया का शासन चल रहा है। लोकतंत्र शासन का वह प्रारूप है जिसमें राज्य की शक्ति कानूनी तौर पर किसी वर्ग विशेष में नहीं अपितु समाज के सदस्यों में निहित होती हैं। समाज के सदस्यों में निहित होती हैं, और समाज का तात्पर्य यहाँ पर राष्ट्रीय समाज से है, भारत की भांति किसी जातीय समाज से नहीं है। समाज के सदस्य यानी कि एक सिविल सोसाइटी की बात यहाँ पर हो रही है, और इसके द्वारा जो है शासन अधिकार का प्रयोग किया जाना ही वास्तव में लोकतंत्र है, क्योंकि शासन संचालन, शासन का संगठन, उस पर नियंत्रण और उसकी पदमुक्ति जनता। अब हालांकि यहाँ पर ये सिद्धांत रूप में कर रही है, क्योंकि शासन का प्रतिनिधि चुन देने के बाद में जनता के पास अब कोई विशेष अधिकार नहीं रह जाता है कि वह अपनी इच्छा से उसे प्रभावित कर सकें। हालांकि लोकतंत्र में शासन को प्रभावित करने वाले कई सारे उपक्रम पाए जाते हैं, या जनमत निर्माण के कई सारे साधन पाए जाते हैं, जिसके माध्यम से शासक वर्ग तक अपनी भावनाएं पहुंचाने में सक्षम होता है, और उसका प्रभाव या उसकी अनदेखी जो है शासक वर्ग सामान्यतया नहीं करता है। लेकिन फिर भी जनता उतना अधिकार अब अपने पास में नहीं रख पाती है जितना अधिकार यहाँ पर रखती थी, प्रत्यक्ष लोकतंत्र में रखती थी। और सिद्धांत रूप में ये माना जाता है कि प्रतिनिधियों द्वारा किया गया शासन, प्रतिनिधियों द्वारा लिए गए प्रशासनिक निर्णय, प्रतिनिधियों द्वारा किए गए जो है कानूनी निर्णय, वो वैसे ही है जैसा कि जनता चाहती हो। लोकतंत्र का जो सैद्धांतिक दृष्टिकोण है वो ये कह रहा है कि जनता की इच्छा के अनुसार ही शासन कार्य कर रहा है, अर्थात प्रतिनिधियों द्वारा जो कार्य किए जाएंगे वह जनता की इच्छा के कार्य माने जाएंगे। वस्तुतः ऐसी जनता की इच्छा हो या नहीं हो, इसका कोई अर्थ नहीं रह जाता है। सिद्धांत में यही माना जाता है कि उनके कार्य जनता की इच्छा के ही कार्य हैं। इसके बाद में लोकतांत्रिक शासन के कुछ विशिष्ट लक्षणों की हम बात करेंगे। लोकतांत्रिक शासन के कुछ विशिष्ट लक्षण, या यूँ कहें कि इसके जो कैरेक्टर हैं, लक्षणों पर चर्चा हम करेंगे। किस किस रूप में लोकतांत्रिक शासन जो है चलता है, या क्या क्या अच्छाइयाँ लोकतंत्र की होती है। सबसे पहला, जनता का शासन इसे माना जाता है, चाहे इसका फॉर्मेट कोई सा भी रहा हो, डायरेक्ट डेमोक्रेसी हो या इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी हो, दोनों ही स्थितियों में शासन जनता से ही शुरू होता है, जनता से ही चलता है, संपूर्ण जनता का शासन होता है। और जनता का अर्थ यहाँ पर जन समूह और प्रत्येक व्यक्ति इंडिविजुअलिटी से है। इस प्रकार ये किसी विशेष नस्ल, भाषा, संस्कृति या किसी व्यक्ति विशेष, वंश आदि से संबंधित शासन या शासक वर्ग नहीं होता है। राजनीतिक दल जो होता है वो किसी विशेष नस्ल, भाषा या इस पर आधारित अलग
हालांकि लोकतंत्र में और भारत जैसे बहुलवादी समाज में और लोकतंत्र के एक विकृत स्वरूप में यूँ कह सकते हैं कि बहुत सारे दल जो हैं वो जातिगत या भाषाई आधार पर या नस्ली आधार पर भी उठ खड़े होते हैं और जनता प्रभाव में आके उन्हें अपना प्रतिनिधि भी मान बैठती है। लेकिन वास्तव में ये किसी वंश, जाति, वर्ग विशेष, धर्म, भाषा, जन्म स्थान, नस्ल आदि के आधार पर बनाए जाने वाला संगठन या शासन नहीं है। वर्ग विशेष का शासन नहीं है, संपूर्ण जन समूह का शासन है जिसमें उसकी इंडिविजुअलिटी सुरक्षित रहती हो। तो ये जनता का शासन है। दूसरा इसका जो लक्षण है वो जनता द्वारा निर्मित शासन है। जनता द्वारा निर्मित शासन है, इसको बनाने वाली जनता है। जनता द्वारा निर्मित शासन है, इसको बनाने वाली जनता है। लोकतंत्र में सरकार का निर्माण जनता द्वारा किया जाता है। इसमें जनता अपने प्रतिनिधि चुनती हैं और वे प्रतिनिधि ही सरकार का निर्माण करते हैं। वे प्रतिनिधि ही सरकार का निर्माण करते हैं। लोकतंत्र शासन एक साधन है, साध्य नहीं है। तीसरा जो इसका लक्षण है, गुण है, लोकतांत्रिक शासन साधन है। लोकतांत्रिक शासन साधन है, साध्य नहीं। लोकतांत्रिक शासन साधन है, साध्य नहीं है। लोकतंत्र में शासन को किसी विशेष किसी भी साध्य के रूप में नहीं माना जाता है, अपितु शासन को एक साधन माना जाता है, क्योंकि वास्तव में लोकतंत्र में शासन लोकतांत्रिक साध्यों की प्राप्ति का एक साधन माना जाता है, जिसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता और समानता एक बहुत बड़ा आदर्श इसमें होता है तथा सार्वजनिक हित की वृद्धि इसमें छुपा होता है। और इन लक्ष्यों को प्राप्त करने का साधन ही लोकतंत्र में लोकतांत्रिक प्रणाली को, शासन को माना जाता है। इसीलिए वे स्वयं साध्य नहीं है, अपितु इन लक्ष्यों की प्राप्ति का एक साधन मात्र है। इसके अलावा जनता के प्रति उत्तरदायी, जनता के प्रति उत्तरदायी शासन प्रणाली है। अन्य सभी शासनों से लोकतांत्रिक शासन को इस रूप में पृथक मानते हैं, या ये विशेषता इसको अन्य शासनों से पृथक बनाती है कि इसमें उत्तरदायी शासन की स्थापना की जाती है। ये जनता के प्रति उत्तरदायी होता है, जनता के प्रति जवाबदेह शासन प्रणाली होती है, जो अन्य समस्त शासन प्रणालियों से इसे पृथक बनाती हैं। ये लोक प्रभुत्व के सिद्धांत को स्वीकारती हैं और शासक जो है अपने कार्यों के लिए जनता के प्रति उत्तरदायी होता है, जिसका अर्थ है कि यदि सरकार व्यक्ति की स्वतंत्रता छीनती है अथवा जनमत का सम्मान नहीं करती है तो या सार्वजनिक हित की वृद्धि के कार्य नहीं करती है, तो जनता अपने मत के द्वारा, अपने वोट के द्वारा ऐसे शासन या सत्ता को बदल देती हैं। तो उसे अपने कार्यों के प्रति शासक को, शासक वर्ग को, शासक दल को जनता के प्रति जो जवाबदेह होना होगा एवं जनमत को स्वीकार करना होगा। ये सबसे बड़ा लक्षण है जो अन्य शासनों से इसको पृथक बनाता है। लोकतांत्रिक शासन एक विकासशील शासन प्रणाली है। विकासवादी या विकासशील शासन, इसको हम एक स्थिर प्रणाली के रूप में नहीं मान सकते हैं। लोकतंत्र का समयानुकूल, युगानुकूल विकास होता रहा है। लोकतांत्रिक शासन आधुनिक काल तक लोकतांत्रिक शासन प्रणाली विकास की कई अवस्थाओं से गुजरी है। 16वीं शताब्दी में जब यूरोप में व्यक्तिवादी क्रांति की शुरुआत हुई और उसी के परिप्रेक्ष्य में 3 मुख्य लोकतांत्रिक क्रांतियां उदय हुई जिन्होंने व्यक्तिवादी लोकतंत्र को प्रतिष्ठित किया, तब व्यक्तिवादी लोकतंत्र के रूप में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली का प्रचलन हुआ। उसके बाद में उदारवादी लोकतंत्र में बदल गया और उदारवाद की ये यात्रा इसको लोक कल्याणकारी राज्यों के रूप में तब्दील कर रही है। वर्तमान में अगर हम बात करें तो संसार की करीब करीब सभी शासन, जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाएं हैं, उन्होंने अपने आप को लोक कल्याणकारी राज्य व्यवस्थाओं में बदल लिया है। पब्लिक वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट स्थापित हो गया है और अब लोकतंत्र का अर्थ जो है एक लोक कल्याणकारी शासन व्यवस्था से लिया जाने लगा है। तो एक
विकासवादी शासन प्रणाली है। विकास समय के अनुसार इसके आयाम बदल रहे हैं, आयाम सकारात्मक रूप से इसके आयाम विकसित हो रहे हैं, और ये शासन प्रणाली एक स्थिर शासन प्रणाली के रूप में नहीं कह सकते हैं, जिसका परिणाम, विकास का परिणाम ये हुआ कि जहाँ प्रारंभ में लोकतंत्र ने व्यक्ति की राजनीतिक स्वतंत्रता व समानता का तथा संवैधानिक शासन पर बल दिया था, वहाँ अब वह सामाजिक व आर्थिक क्षेत्र में समानता व न्याय के सिद्धांत को भी स्वीकारने लगा है। इस प्रकार लोकतंत्र के विकास ने उसके मूल्यात्मक स्तर में वृद्धि कर दी है। इस प्रकार जो है लोकतंत्र एक विकासवादी है। अब आधुनिक विश्व में जो आपका प्रतिनिधि प्रजातंत्र है वह भी, तो ये मुख्य लक्षण इसके हो गए। अब ये जो आपका प्रत्यक्ष प्रजातंत्र या प्रतिनिधि जो लोकतंत्र है उसका भी दो स्वरूपों में जो है विकास हुआ है। एक संसदीय शासन प्रणाली के रूप में, संसदीय शासन प्रणाली पहला प्रकार, और इसका दूसरा जो प्रकार है वो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। संसद, दोनों लोकतंत्र हैं, लेकिन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का यहाँ पर अंतर दिखाई दे रहा है, शासन के बनने का पैटर्न का अंतर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। संसदीय शासन प्रणाली दोहरी कार्यपालिकाएं इसमें पाई जाती हैं। दो मुख्य गुण माने जाते हैं इसके, दोहरी कार्यपालिकाओं का पाया जाना और कार्यपालिका और विधायिका में घनिष्ठ संबंधों की स्थापना होना, ये संसदीय शासन व्यवस्था के प्रमुख गुण हैं। इसके विपरीत अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में दोहरी कार्यपालिकाएं नहीं होती है, एक वास्तविक कार्यपालिका ही होती हैं जो शासन की वास्तविक शक्तियों का प्रयोग करती हैं। साथ ही विधायिका और कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध नहीं पाए जाते हैं, और अगर संबंध पाए भी जाते हैं तो इस भांति घनिष्ठता नहीं होती है जिस भांति संसदीय शासन प्रणाली में होती है। संसदीय शासन प्रणाली का रोल मॉडल ब्रिटेन का शासन माना जाता है, और भारत जो है उसका अनुगामी मॉडल है, और भारत की शासन व्यवस्था, राज व्यवस्था जो है ब्रिटिश मॉडल पर आधारित है, और ब्रिटिश मॉडल के संसदीय प्रणाली ही भारत में अपनाई गई है। तो संसदीय शासन प्रणाली का जब हम उदाहरण लें तो ब्रिटेन और भारत का उदाहरण लिया जा सकता है, और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का जब उदाहरण लें तो इसके रोल मॉडल के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका का उदाहरण, यूएसए का उदाहरण लिया जाता है। तो वर्तमान में जो है आपका इनडायरेक्ट जो डेमोक्रेसी है वो इन दो रूपों में ही करीब करीब पूरे विश्व में दिखाई दे रहा है। तो ये लक्षण और प्रकार जो है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के हैं। अब इसके बाद में इसका एक आलोचनात्मक जो परीक्षण है लोकतंत्र का, उसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।